हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा रहे हैं, जिसके लास्ट टर्न पर हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेलो एल्केन से यानी कि हेलो एल्केन से एमीन कैसे बनाया जाता है। हेलो एल्केन का मतलब होता है RH और एमीन का मतलब होता है RNH2। बात समझ में आ रही है? यानी कि हेलो एल्केन से आप एमीन का निर्माण कैसे करोगे। हाउ वुड यू प्रिपेयर एमीन फ्रॉम हेलो एल्केन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस। बात समझ में आ रही कि हम लोग हेलो एल्केन से एमीन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा, किस ढंग द्वारा करते हैं। अब हम इसकी जानकारी आपको देंगे। तो ध्यान दीजिए कि हेलो एल्केन की अगर रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ करा दें, अमोनिया गैस यानी कि NH3, तो आपका एमीन का निर्माण हो जाता है, एमीन का प्रिपरेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि जब हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया गैस के साथ कराओगे तो हमें एमीन प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे कराएंगे। हेलो एल्केन आप लिख लीजिए RH और इसका रिएक्शन अमोनिया यानी कि NH3 के साथ। NH3 को हम ध्यान से, अगर इसको हम ऐसे लिखे NH2-H तब भी गलत नहीं होगा, है तो वो NH3 ही। तो हेलो एल्केन की क्रिया जब हम अमोनिया से कराएंगे तो यहां से H और यहां से X आपका बाहर हो जाएगा और बचा हुआ उत्पाद RNH2 यही आपका क्या होगा, एमीन होगा। यह प्राइमरी एमीन होगा। बात समझ में आ रही? प्राथमिक एमीन होगा। आपके कोर्स में एक चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हम आपको एमीन के बारे में, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी के लिए आप जानिए कि जब हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया गैस के साथ कराई जाती है तो आपका प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2 का निर्माण होता है, प्रिपरेशन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आपसे आ गया कि CH3Cl का रिएक्शन अमोनिया से कराओ, तो आप सोचोगे कि क्या आपको कभी हेलो एल्केन की अमोनिया से क्रिया पढ़ाई गई है। और जब आपको याद आएगा कि हाँ एक रिएक्शन हमने पढ़ाया था, तब आप इसका कन्वर्जन करोगे। यहां से एक H और यहां से Cl, HCl को बाहर निकालोगे और बचेगा क्या, CH3NH2। बात समझ में आ रही है? यानी कि हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया गैस से कराने पर हमें एमीन प्राप्त होता है। बात क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारी दूसरी टॉपिक है, दूसरे टॉपिक का नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसे ग्रिग्नार्ड कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वैज्ञानिक के नाम पर यह नाम रखा गया है। और आपको बता दें केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक है। कभी भी कार्बन बढ़ाना हो 5, 10, 15, 20, जैसे वुड्स क्रिया में क्या होता था कि कार्बन एग्जैक्ट दुगना हो जाता था, लेकिन कार्बन दुगने के बजाय कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 25, किसी भी अभिक्रिया में कार्बन को बढ़ाने के लिए आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करते हो। इस कारण यह जो अभिकर्मक है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एल्कोहल वाले चैप्टर में हम इसके इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उसको हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किताबों में दिया होगा कि जब हेलो एल्केन किसी धातु के साथ रिएक्शन करता है, विशेषकर मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करता है, तब आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि हेलो एल्केन RH का रिएक्शन जब मैग्नीशियम धातु के साथ होता है तो जो पदार्थ बनता है
RMgx, इसे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का क्या फार्मूला है, तो आप उसके कहिएगा RMgx को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका नाम होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पे अगर Cl लग गया, मान लीजिए यहाँ पे CH3 लग गया R की जगह, MgCl, अब इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी हैलो एल्केन की क्रिया जब मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो हमें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। यह अभिकर्मक कई सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसके बिना कई जगहों पर रिएक्शन संभव ही नहीं है। और कंपटीशन में, एग्जाम में, बोर्ड में भी आपसे यह पूछा जाता है। हर साल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स होता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है? हैलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ कराने पर हमें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMgx प्राप्त होता है। इसको हम लोग एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसकी खासियत यह है कि यह एकमात्र ऐसा अभिकर्मक है जो टूटने पर R को ऋणात्मक बनाता है। अभी तक क्या था, RH में जब टूटता था, एल्किल हैलाइड में टूटता था, तो R पॉजिटिव और X निगेटिव होता था। R यानी कि एल्किल ग्रुप पॉजिटिव होता था और X यानी कि हैलोजन जो है वह निगेटिव होता था। लेकिन RMgx के केस में ऐसा नहीं है। इसके बंध की प्रकृति, बॉन्ड का नेचर कुछ अलग तरीके का है, इसलिए हमारे केमिस्ट्री में यह इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। और बंध की प्रकृति क्या है उसको अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल आप प्रिपरेशन जान गए होंगे कि हैलो एल्केन का रिएक्शन Mg के साथ कराते हैं तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बन जाता है। एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में आपका जैसे CH3Cl का रिएक्शन Mg के साथ दिया रहेगा, आगे गायब करता है, कहता है अभिक्रिया पूर्ण करो। अगर आप जाने रहोगे तो यहाँ लिख बना लोगे CH3MgCl। आपके एग्जाम में यह भी लिख सकता है C2H5Br का रिएक्शन Mg के साथ करवा रहा है, आगे गायब और आपसे पूछेगा बताओ क्या बनेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये हैलो एल्केन है और ये मैग्नीशियम है, तब जाकर के आप C2H5MgBr बनो। बात समझ में आ रही है? तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के निर्माण के बारे में हमने आपको बता दिया कि जब हैलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। इसके निर्माण का क्रम कुछ इस प्रकार का है। बात क्लियर हो गई? अब इसको हम मिटाते हैं। और हमने अभी अभी बताया कि ग्रिगनार्ड में जो RMgx है ना, यह एक विशेष ढंग से काम करता है। किस ढंग से काम करता है? एक विशेष तरीके से, विशेष प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है। वह प्रक्रिया क्या है, उसका बॉन्ड का नेचर क्या है, अब हमको यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि RMgx में बॉन्ड यहां से नहीं टूटता। अगर कभी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का बॉन्ड टूटना होगा तो वो R और Mg के बीच से टूटेगा, न कि Mg और X के बीच से टूटेगा। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन यह है कि X जो है हैलोजन है। हैलोजन का मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मक, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है X, और Mg जो है वह पॉजिटिव है। यह पॉजिटिव और यह निगेटिव, यह इलेक्ट्रो पॉजिटिव और यह इलेक्ट्रो निगेटिव, यह धनात्मक और यह ऋणात्मक। और जब दो धन और ऋण आपस में एक साथ जोड़े जाएंगे तो आपका उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में एक बल पाया जाता है जिसे विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर बॉन्ड Mg और X के बीच से नहीं टूटता। यहाँ पर बॉन्ड अगर RMgx का बॉन्ड टूटेगा तो R से टूटेगा और MgX से टूटेगा।
क्योंकि आप जानते हैं Mg पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज लिए होता है, इस कारण R को मजबूरी में नेगेटिव चार्ज लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में हमने बताया कि जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है इसके बंध का एक विशेष नेचर है, बॉन्ड का एक स्पेसिफिक नेचर है। वह नेचर यह है कि बॉन्ड Mg और X के बीच से नहीं टूटता, क्योंकि X इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण Mg और X आपस में बहुत ही ताकत वाले बल से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक उच्च धनात्मक, एक उच्च ऋणात्मक, एक हाईली पॉजिटिव, एक हाईली निगेटिव। तो फिजिक्स में आपने जब कूलाम्ब लॉ पढ़ा होगा, कूलाम्ब का नियम फिजिक्स में है, आपको हम बता दें कूलाम्ब का नियम जो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फिजिक्स के पहले चैप्टर में इस साल आप पढ़ रहे होंगे, अगर CBSE बोर्ड में होंगे चाहे यूपी बोर्ड में होंगे, तो उसमें बताया हुआ है कि जब चार्ज ज्यादा हो जाता है तो आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। इस कारण बॉन्ड यहां से टूटने की बजाय यहां से टूटता है, और जब यहां से बॉन्ड टूटता है तो Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मजबूरन R को निगेटिव चार्ज लेना पड़ता है। R अपना इलेक्ट्रॉन्स Mg को डोनेट कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो यह जो है आपके पॉइंट्स हैं, यह आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक स्पेशल नेचर क्यों रखता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक स्पेशल नेचर इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि Mg और X यानी कि हैलोजन, हैलोजन यानी कि निगेटिव, दोनों एक पास होने के कारण जल्दी बॉन्ड नहीं टूट पाते। इस कारण यह एक स्पेशल नेचर को रखता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग का नाम है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, समावयीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, समावयीकरण अभिक्रिया। इसमें आप ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी कंपाउंड का समावय बनाना हो, जैसे आपके एनसीईआरटी में सवाल भी होगा कि 2 क्लोरोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन बना लो। जब आप फार्मूला लिखोगे क्लोरोब्यूटेन का तो यहाँ पर क्लोरीन लगाओगे, और 1 क्लोरोब्यूटेन का जब लिखोगे तो क्लोरीन यहाँ लगाओगे। तो कभी भी किसी भी धातु का समावय बनाना हो, समावयता हम पढ़ा चुके हैं, आइसोमर के बारे में हमने आपको बता दिया है कि किसी भी यौगिक का अगर समावय बनाना हो, समावय का मतलब होता है कि फार्मूला बदल जाए, फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर बदल जाए। तो कभी भी किसी यौगिक का अगर आपको समावय बनाना है, समावयीकरण अभिक्रिया करा दीजिए। आप दोनों आइसोमर को अलग बगल लिखे, देखिए इसका फार्मूला CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3। आप दोनों आइसोमर को अलग बगल लिख लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन दूसरे पे बना है, यहाँ पे क्लोरीन पहले पे बना है। आप यह रिएक्शन करा दीजिए और यह रिएक्शन आप एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में कराइए। कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी यौगिक का अगर आइसोमर बनाना है तब आप समावयीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करिए, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का यूज करिए। अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो इसके बिना रिएक्शन बहुत ही लंबा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपके ये दोनों देखिए समावय हैं, दोनों में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है, एक HCl है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो जब फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग वाले यौगिक बनाने हो, चाहे वो हेलोएल्केन में हो, चाहे वो एल्कोहल में हो, चाहे वो अन्य किसी भी कंपाउंड में हो, तो आप तुरंत यह समावयीकरण आइसोमर रिएक्शन को लगा दीजिए। इस रिएक्शन के बारे में खासियत बताएं हम आपको, तो यह रिएक्शन आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, लेकिन इसको हम सेकेंड ईयर में इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि इसका मेन यूज सेकेंड ईयर में ही है। अगर आप वहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप इसके सवाल लगाने आएंगे तो आपको, अगर आप किताबों में देखेंगे तो एक लंबा तरीका बताया। पहले इससे हमको एल्कीन बनाया, फिर एल्कीन से मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक नियम लगा करके तब ये बनाया। तो हमको लंबा तरीका लेना पड़ता है।
जबकि हमारे पास फर्स्ट ईयर में एक छोटा तरीका था, उसे हम लोग नहीं लिए। इस कारण हम यह टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए कि आप उस तरीके को यहाँ पर अडॉप्ट कर लीजिए। आप किसी भी यौगिक का समावय यानी कि आइसोमर बनाना हो तो उसका रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में करा दीजिए, आपके आइसोमर का निर्माण हो जाता है। तो यह आज की हेडिंग थी जिसमें हमने आपको पहला पढ़ाया हेलो एल्केन से एमीन बनाना, दूसरा हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में जानकारी दी, और तीसरा हमने कहा कि किसी का भी समावय आइसोमर बनाना हो दोनों को लिखो, बीच में तीर लगाओ, AlCl3 लिख दो। अंदर बहुत कुछ होता है। AlCl3 एक तरीके का लुईस जो है अम्ल और क्षार की कैटेगरी में आता है। बस समझ रही। तो चूंकि यहाँ पर अंदर के प्रोसीजर को हमको याद नहीं रखना है, हमको ये याद रखना है कि अगर हमें किसी भी यौगिक का समावय बनाना होगा तो हम इस अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे, चाहे वो 2-क्लोरोब्यूटेन से 1-क्लोरोब्यूटेन हो, चाहे वो 2-ब्यूटेनॉल से 1-क्लोरोब्यूटेनॉल हो, ये सब समावय होते हैं। समावय यानी कि आइसोमर के बारे में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही।